हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में बच्चों हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10 के हिस्ट्री चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को। स्टूडेंट्स, ये इस हिस्ट्री चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसका लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैप्टर को हम 4 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, बाकी तीनों पार्ट्स के लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपकी क्लास के लिए काफ़ी यूजफुल कंटेंट हमने हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। उस तक पहुंचने के लिए भी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक्स को ज़रूर से ज़रूर चेक करें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को। देखिए, इसका सब सेक्शन 2 पे हम आए हुए थे, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पे। ये हमें आज डिस्कशन करना है। देखिए क्या कहता है ये, अगर हम मिड 18th सेंचुरी यूरोप के मैप की तरफ नज़र डालें तो वहाँ पे नेशन स्टेट्स जैसी कोई चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी। अब ये नेशन स्टेट्स जैसी कोई चीज़ आपको दिखाई क्यों नहीं देगी? क्योंकि उस वक्त नेशन स्टेट्स होते ही नहीं थे, कंट्रीज़ नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं थी एक तरीके से। ठीक है, कई सारी अलग अलग एम्पायर्स थी, किंगडम्स थी जो यूरोप के अलग अलग हिस्सों के ऊपर राज किया करती थी। ठीक है, what we know today as Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms, duchies, cantons whose rulers had their autonomous territories। आज हम जिसको जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड के नाम से जानते हैं, उन दिनों इनको इन नामों से नहीं जाना जाता था, बल्कि इनके रूलर्स हुआ करते थे जिनकी अपनी अलग अलग टेरिटरीज थी, अपनी अलग अलग किंगडम्स थी। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल्स। ये क्या कह रहा है कि जो ईस्ट और सेंट्रल यूरोप था वहाँ पे भी ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है जिस देश में डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय लेने की जो शक्ति है वो कुछ एक लोगों के हाथ में या राजा के हाथ में हो, उसको ऑटोक्रेटिक कहा जाता है। डेमोक्रेटिक से अपोजिट ले सकते हैं हम ऑटोक्रेटिक को। मोनार्कीज का मतलब जहाँ पे राजा होता हो। ठीक है, तो ईस्ट और सेंट्रल यूरोप में भी राजशाही थी, राजा हुआ करते थे। ठीक है, और उन टेरिटरीज में डाइवर्स लोग रहते थे। डाइवर्स लोग रहने का मतलब जिनका कल्चर अलग था, जिनकी लैंग्वेज अलग थी, जिनके कस्टम्स, ट्रेडिशन सब कुछ एक दूसरे से अलग अलग था, ऐसे लोग किंग्स की टेरिटरीज में रहा करते थे। They did not see themselves as sharing a collective identity और a common culture। वो लोग एक दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते थे क्योंकि उनकी हर चीज़ अलग अलग थी। उनका कल्चर भी अलग था, उनकी लैंग्वेज भी अलग थी, उनके ट्रेडिशंस भी अलग थे, उनके सिस्टम्स भी अलग थे। वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग तरीके से ज़िंदगी जीते थे। तो उनमें कलेक्टिव आइडेंटिटी, कॉमन आइडेंटिटी जैसी कोई चीज़ नहीं थी। वो किसी नेशन से खुद को जुड़ा हुआ नहीं मानते थे क्योंकि उस वक्त नेशंस होते ही नहीं थे। Often they even spoke different languages and belonged to different ethnic groups। वो अलग अलग एथनिक ग्रुप से, रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग करते थे और वो लैंग्वेजेस भी अलग अलग बोलते थे। जैसे हम एक एग्जांपल इसने लिया है हैब्सबर्ग एम्पायर का। उन दिनों हैब्सबर्ग एम्पायर हुआ करती थी जो ऑस्ट्रिया हंगरी वाले बहुत बड़े इलाके पे रूल किया करती थी। ठीक है, जो हैब्सबर्ग एम्पायर थी, इट वाज अ पैचवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स। अलग अलग इलाके इस हैब्सबर्ग एम्पायर में आया करते थे। कौन कौन से इलाके आया करते थे? देखो, एल्पाइन रीजन्स आया करते थे, टिरोल, ऑस्ट्रिया एंड सुडेंटेनलैंड। एल्पाइन रीजन्स का मतलब जो पहाड़ी इलाके होते हैं जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा गिरती है। इसके अलावा इस हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर ही बोहेमिया आया करते थे। ठीक है, वेयर द अरिस्टोक्रेसी वॉज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग। बोहेमिया एक ऐसा पार्ट था यूरोप का जहाँ की अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है रिच क्लास, अमीर वर्ग जो था वहाँ का। ठीक है, जाने माने जो लोग थे वहाँ के, वो जर्मन लैंग्वेज बोला करते थे। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेशिया। इसके अलावा हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर ही इटालियन लैंग्वेज बोलने वाले लोम्बार्डिया और वेनेशिया भी आया करते थे। हंगेरी की बात करें तो हंगेरी में आधे से ज़्यादा लोग मग्यार लैंग्वेज बोलते थे, जबकि बाकी जो बचे हुए 50% लोग हैं वो रीजनल डायलेक्ट्स का यूज़ करते थे, मतलब बोलियों का यूज़ करते थे। वो अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज़ किया करते थे। ठीक है, गलीशिया की बात करें, अरिस्टोक्रेसी जो थी वहाँ की, वहाँ वो पोलैंड की लैंग्वेज जो आज है मानते हैं हम, पोलिश लैंग्वेज बोला करती थी। इसके अलावा 3 डोमिनेंट्स ग्रुप थे। ये जो 3 डोमिनेंट ग्रुप थे, they also lived within the boundaries of Europe, a mass of subject peasant peoples। इन अरिस्टोक्रेटिक ग्रुप्स के अलावा हैब्सबर्ग एम्पायर में पीजेंट पीपल्स यानी किसान टाइप लोग भी रहा करते थे, जैसे कि बोहेमियंस और स्लोवैक्स नॉर्थ में रहा करते थे, स्लोवीन्स कार्नियोला में रहा करते थे,
क्रोएट्स साउथ में रहा करते थे, रोमन्स ईस्ट ट्रांसिल्वेनिया में रहा करते थे। तो इस इतने सारे डिफरेंसेस होने की वजह से ये पॉलिटिकल यूनिटी एक दूसरे के साथ महसूस नहीं कर पाते थे। जैसे आज लोग अपने आप को अपनी कंट्री से रिलेट करके देखते हैं, नेशनलिज्म की एक फीलिंग पाते हैं अपने अंदर, उस तरह की एक कॉमन नेशनहुड की फीलिंग उस वक्त के लोगों में नहीं थी। द ओनली टाई बाइंडिंग दिस डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वॉज कॉमन एलिजियंस टू द एम्परर। इन इतने सारे डाइवर्स ग्रुप्स को एक ही चीज़ एक दूसरे से बांधी हुई थी, वो ये कि इन सबका एम्परर एक था, इन सबका राजा एक था। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड आइडिया ऑफ नेशन स्टेट्स अमर्ज। अब हमें पढ़ना है कि इतने अलग अलग डाइवर्स ग्रुप्स जो हैं वो देशों में कैसे ढल गए। ऐसा क्या हुआ कि किंग्स जो है, किंगशिप जो है वो ख़त्म होने लगी, मोनार्की जो है वो ख़त्म होने लगी, डेमोक्रेसीज एस्टेब्लिश होने लगी। जहाँ पहले किंग्स की एम्पायर्स हुआ करती थी, किंग्स की टेरिटरीज हुआ करती थी, अब वो बदल के कंट्रीज़ बनने लगी। ठीक है, ऐसा कैसे हुआ उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। यहाँ साइड में एक बॉक्स दे रखा है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बताई गई है। 1797 में नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली के ऊपर अटैक किया और नेपोलियनिक वॉर्स की शुरुआत हुई। ठीक है, नेपोलियन ने यूरोप के एक बहुत बड़े हिस्से को जीत लिया था। ठीक है, और बहुत ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर उसको माना गया है। पार्ट 1 वीडियो में भी हमने काफ़ी कुछ नेपोलियन के बारे में आपको बताया था। 1814-1815 में बैटल ऑफ वाटरलू होता है, जिसमें ब्रिटेन, रशिया वगैरह कुछ कंट्रीज़ मिलके, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ये कुछ कंट्रीज़ के साथ मिलके नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू में हरा देती हैं 1815 में। ठीक है, और नेपोलियन के हारने के बाद वियना पीस एग्रीमेंट होता है, वियना पीस सेटलमेंट होता है कि नेपोलियन ने यूरोप में जो ऑर्डर बनाया है, जो सिस्टम बनाया है, वो जारी रखा जाए, उसको चेंज किया जाए, क्या चेंजेस लाए जाएं। इस चीज़ को जो है एड्रेस करने के लिए वियना पीस सेटलमेंट हुई थी। 1821 में ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, ग्रीस ने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल शुरू किया था। 1848 में रेवोल्यूशंस हुए यूरोप में। 1848 काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर माना जाता है यूरोप की हिस्ट्री में। यूरोप में रेवोल्यूशंस हुए। ठीक है, जो आर्टिजन्स थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे और जो पीजेंट्स थे, उन्होंने रेवोल्यूशंस करनी शुरू कर दी, क्योंकि उनकी लाइफ आसान नहीं थी, चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे थे और उनकी वेजेस अकॉर्डिंगली नहीं बढ़ रही थी। मिडिल क्लासेस जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड करने लगी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की डिमांड करने लगी। यानी मिडिल क्लास पीपल, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, वो ये कहने लगी कि हमारे देश का एक कानून होना चाहिए जो पूरे देशवासियों के लिए एक जैसा हो, और हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी हमारे लीडर्स को चुनने का अधिकार हमें ही मिलना चाहिए, इस देश के लोगों को ही मिलना चाहिए। इटालियंस, जर्मन्स, मैग्यार्स, पोल्स, चेक्स, इन सब ने अलग अलग नेशन स्टेट्स की डिमांड उठानी शुरू कर दी कि हम किसी किंग के अंडर रहने के बजाय खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे देखना पसंद करते हैं। 1859-1817 के बीच का जो ईयर था, इसमें इटली का यूनिफिकेशन होता है, कई सारे पार्ट्स को मिला के एक कंट्री बनाई जाती है, इटली। ठीक है, 1866 से 1871 के बीच में जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है। ठीक है, बहुत सारी डिफरेंट प्रिंसिपलिटीज़, बहुत सारे छोटे छोटे जगह जहाँ पे जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन पाई जाती थी, उन सबको एक करके जर्मनी नाम की एक कंट्री बनाई जाती है। 1905 में स्लेव नेशनलिज्म शुरू होता है हैब्सबर्ग और ऑटोमन एम्पायर्स में। ठीक है, हैब्सबर्ग एम्पायर मैंने अभी अभी आपको बताया। ऑटोमन जो एम्पायर होती थी वो मॉडर्न डे टर्की के आसपास के एरिया के ऊपर राज किया करती थी उन दिनों के यूरोप में। आगे डिस्कस करते हैं अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। सोशली और पॉलिटिकली देखा जाए, अ लैंडेड अरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास इन द कॉन्टिनेंट। जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट था उन दिनों, उस यूरोपियन कॉन्टिनेंट में लैंडेड अरिस्टोक्रेसी सबसे इंपॉर्टेंट सोशल ग्रुप माना जाता था। लैंडेड का मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, अरिस्टोक्रेसी का मतलब एलिट क्लास, अमीर लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग, जिनका प्रभाव था सरकार के ऊपर। ठीक है, तो ऐसी एरिस्टोक्रेसी उन दिनों के यूरोप में एग्जिस्ट करती थी जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन्स। यूरोप के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले अरिस्टोक्रेट्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते थे। बेशक वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हों, उनके कस्टम्स, ट्रेडिशंस वगैरह अलग अलग हों, लेकिन फिर भी एक चीज़ ऐसी थी जो आपस में उनको जोड़ती थी। क्या चीज़ जोड़ती थी? दे ओन्ड एस्टेट्स इन कंट्री साइड एंड ओन्ड ऑल्सो टाउन हाउसेस। उनके बड़े बड़े शानदार कोठियाँ, बंगले होते थे और उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी कंट्री साइड यानी गाँव में।
दे स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने के लिए वो फ्रेंच बोला करते थे। हाई सोसाइटी में अक्सर उन दिनों फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाया करती थी। देयर फैमिलीज वर ओपन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज, वो एक दूसरे के साथ परिवार में शादियां करते थे, ठीक है, ताकि जो बॉन्ड्स हैं अरिस्टोक्रेट्स आपस में वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकें। दिस पावरफुल अरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप, वैसे तो अरिस्टोक्रेसी काफ़ी छोटा समूह था, ज़्यादातर जो लोग थे वो अरिस्टोक्रेट्स नहीं थे उन दिनों के यूरोप में। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड ऑफ पीजेंट्री, जो ज़्यादा लोग थे उस वक्त के यूरोप में वो पीजेंट्री करते थे, यानी किसानी करते थे, दूसरे के खेतों को किराए पे लेके वहाँ पे काम किया करते थे, या फिर किसी बड़े अरिस्टोक्रेट के यहाँ नौकरी किया करते थे। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म्ड बाई टेनेंट्स, वेस्टर्न यूरोप में ज़्यादातर जो ज़मीन है वो टेनेंट्स खेती किया करते थे, उन ज़मीनों पे टेनेंट्स यानी किराएदार खेती किया करते थे, और स्मॉल ओनर्स और ऐसे छोटे किसान जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है वो खेती किया करते थे उन दिनों के वेस्टर्न यूरोप में। अगर ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात करें, द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट एस्टेट्स विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्फ्स। देखिए यूरोप के अलग अलग हिस्सों में लैंड कल्टीवेशन का सिस्टम अलग अलग था। जैसे वेस्टर्न यूरोप में हमने देखा, वेस्टर्न यूरोप में ज़्यादातर टेनेंसी थी, किराएदारी की व्यवस्था थी। ईस्ट और सेंट्रल यूरोप में सर्फ्स होते थे। सर्फ्स क्या करते थे, ये लैंडलेस लेबरर्स होते थे एक तरीके से, जो अपने मालिक की ज़मीन के ऊपर खेती किया करते थे। जबकि वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के पार्ट्स में द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मेंट द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड एमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस whose existence was based on production for the market। अब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ उन दिनों वेस्ट और सेंट्रल यूरोप में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू हुई, ट्रेड शुरू हुई, व्यापार शुरू हुआ, और जब व्यापार और ट्रेड बनने लगा तो टाउन्स बनने लगे, ठीक है, ऐसी जगह बनने लगी जहाँ पे रिच लोग तो इसलिए रहते थे क्योंकि उनकी फैक्ट्रीज थी आसपास, पुअर पीपल इसलिए रहते थे क्योंकि खेती में पैसे आते नहीं थे, इंडस्ट्रियल लेबर के तौर पे वो वहाँ पे काम करते थे, तो इस तरीके से शहर बसने लगे। ऐसी कमर्शियल क्लासेस बसने लगी जिनकी इनकम डिपेंड करती थी ट्रेड के ऊपर, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर और प्रोडक्शन के ऊपर। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हुई सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में, ठीक है, यानी 1750 से 1800 के बीच में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में आया। बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट्स इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। लेकिन फ्रांस और जर्मनी के इलाकों में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो 19th सेंचुरी यानी आफ्टर 1800 ही लगनी शुरू हुई। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इन टू बींग। जब इंडस्ट्रीज़ आनी शुरू हुई तो नए सोशल ग्रुप्स भी डेवलप होने शुरू हुई। एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन जो इंडस्ट्रीज़ में काम करती थी वो क्रिएट हुई। मिडिल क्लास इज मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस प्रोफेशनल्स, यानी एक मिडिल क्लास शुरू हुई जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट आते थे, बिजनेसमैन आते थे और प्रोफेशनल्स आते थे। प्रोफेशनल्स में कौन आते हैं, जैसे इंजीनियर्स वगैरह हैं, लॉयर्स वगैरह हैं, डॉक्टर्स वगैरह हैं, इस तरह के लोग प्रोफेशनल्स में आते हैं। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये ग्रुप स्मॉल नंबर में थे लेट 19th सेंचुरी आते आते, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा नहीं थी। It was among the educated liberal middle classes that idea of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity। अब यही एजुकेटेड मिडिल क्लास ही थी, एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास ही थी जिसमें नेशनल यूनिटी का अर्ज सबसे पहले फील हुआ। जो अरिस्टोक्रेट्स को दी गई प्रिविलेजेस से जलते थे उनको हटवाना चाहते थे और एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, एक कानून हो और उस कानून के सामने सब बराबर हों। यानी एक तरीके से रेवोल्यूशंस की जो स्पार्क है, रेवोल्यूशन की जो चिंगारी है, वो उसी एजुकेटेड एंड लिबरल मिडिल क्लास में शुरू हुई जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्रिएट हुई थी, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे आता है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। जो हम ये बात कर रहे हैं लिबरल नेशनलिज्म की, ठीक है, इसका मतलब क्या है। देखिए, इकोनॉमिकली अगर लिबरल नेशनलिज्म का मतलब लिया जाए तो वो अलग होगा, पॉलिटिकली समझा जाए तो अलग होगा, यानी अलग अलग तरीके से लोगों ने लिबरल नेशनलिज्म का मतलब अलग अलग समझा। जैसे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट रखते थे अपने, ठीक है, जो ट्रेड से रिलेटेड थे, बिजनेसेस से रिलेटेड थे, उनका कहना था लिबरल नेशनलिज्म के ज़रिए हमारे देश में ट्रेड को और ज़्यादा बेहतर किया जाना चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ डेवलप की जानी चाहिए, ठीक है, मार्केट्स के बीच में जो बैरियर्स हैं, व्यापार में जो रुकावटें हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए, ठीक है,
कुछ लिबरल नेशनलिज्म मानते थे कि लिबरल नेशनलिज्म का मतलब है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर हों, ठीक है। तो इस तरीके से लिबरल नेशनलिज्म का मीनिंग जो है वो अलग अलग स्फेयर्स में अलग अलग माना जाता था। तो हम समझते हैं कि किस तरीके से लिबरल नेशनलिज्म के डिफरेंट मीनिंग्स थे। आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म। जो नेशनलिज्म की भावना अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप में लोगों में पनपने लगी थी, उसको लिबरलिज्म से कनेक्ट करके देखा जाता है। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर मीनिंग फ्री। जो लिबरलिज्म वर्ड है वो लैटिन वर्ड लिबर से आया है, जिसका मतलब होता है फ्री, यानी लिबरलिज्म का मतलब एक तरीके से फ्रीडम हम कह सकते हैं। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। अगर हम जो न्यूली एमर्ज्ड मिडिल क्लासेस थी, ठीक है, जो न्यूली एमर्ज्ड मिडिल क्लासेस थी, जैसे कि जो प्रोफेशनल्स थे, वर्किंग पॉपुलेशन थी, ठीक है, उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब था कि उनको डिग्निटी मिले, रिस्पेक्ट मिले, इक्वलिटी बिफोर लॉ मिले, कानून के सामने सब बराबर हों। पॉलिटिकली अगर लिबरलिज्म का मतलब समझा जाए, इट एम्फसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। ठीक है, देखिए अब लिबरलिज्म के दो मीनिंग हम अब यहीं से पढ़ चुके हैं। पहला तो है जो न्यू मिडिल क्लासेस के लिए है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इंडिविजुअलिटी, और दूसरा हम पॉलिटिकली समझ रहे हैं। पॉलिटिकल का मतलब गवर्नमेंट बाय कंसेंट। गवर्नमेंट बाय कंसेंट का मतलब एक तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं हम, कि लोग अपने लीडर्स को खुद वोट डाल के चुने। सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस। जब से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तब से लिबरलिज्म का मतलब लोग समझने लगे थे कि ऑटोक्रेसी को खत्म करना, किंगशिप को, राजशाही को खत्म करना, और जो प्रिविलेजेस रिच पीपल को मिले हुए हैं कंट्री में उनको खत्म करना, और कानून के सामने सबको बराबर रखना। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कंट्री में, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाना, यानी हमारे देश में को चलाने वाले लीडर्स को चुनने का हक हमें ही हो, और हमारे देश का एक पार्लियामेंट हो जहां वो चुने हुए लीडर्स बैठ के हमारे लिए डिसीजंस लें, हमारे देश को चलाएं। 19th सेंचुरी लिबरल्स ऑल्सो स्टेट द इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। 19th सेंचुरी के लिबरल्स ये भी मानते थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों ने अर्जित की है, कमाई है, उसको प्रोटेक्ट करना भी सरकार का ही काम होना चाहिए। Yet equality before law did not necessarily stand for universal suffrage। अब एक छोटी सी कंफ्यूजन यहाँ पे है। क्या कंफ्यूजन है? उस वक्त के लोग इक्वलिटी बिफोर लॉ तो मानते थे, भाई कानून के सामने सब बराबर होना चाहिए, यानी लेकिन यूनिवर्सल सफरेज के खिलाफ थे बहुत सारे लोग। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है 18 साल से ऊपर के हर किसी को वोटिंग का अधिकार देना, चाहे वो मैन हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो किसी भी सोशल ग्रुप से बिलोंग करता हो, चाहे उसके पास प्रॉपर्टी हो चाहे ना हो, चाहे वो कितना भी टैक्स भरता हो। ये होता है यूनिवर्सल सफरेज या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये इसका मीनिंग होता है। लेकिन उन दिनों यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के हिमायती कम थे, बहुत कम लोग ऐसे थे जो यूनिवर्सल सफरेज को सही मानते थे। You will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men। अगर हम फ्रांस की याद करें तो फ्रांस में जहाँ पे लिबरल डेमोक्रेसी का नेता बना था एक तरीके से फ्रांस, ठीक है, डेमोक्रेसी बनने वाला बहुत सारी कंट्रीज़ में पहले नंबर पे माना जाता है फ्रांस को, ठीक है। तो फ्रांस में भी जो वोटिंग राइट है वो सबको नहीं दिया गया, सिर्फ उन्हीं मैन को दिया गया जिनके पास प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टीड मैन को ही वोटिंग का अधिकार दिया गया, और चुनाव में खड़े होने का, इलेक्शंस में कंटेस्ट करने का अधिकार भी प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को ही दिया गया। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वेमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी वो आदमी और औरतों को पॉलिटिकल फ्रीडम से दूर रखा गया, वोटिंग राइट से दूर रखा गया। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन्स डिड ऑल द एडल्ट मेल्स एंजॉय सफरेज। सिर्फ जैकोबिन्स के अंडर का एक छोटा सा पीरियड था, जैकोबिन्स के अंडर जब वो थे तब यूनिवर्सल मेल सफरेज थी उस वक्त भी, यानी सब मेल्स को तो दे दिया गया था वोटिंग राइट, लेकिन फीमेल्स को तब भी नहीं दिया गया। However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of minor। लेकिन जब नेपोलियनिक कोड वापस आया, ठीक है, जब सिविल कोड ऑफ 1804 लागू किया नेपोलियन ने, तो उस सिविल कोड के दौरान नेपोलियन ने फिर से जो वोटिंग राइट्स हैं उनको लिमिट कर दिया, ठीक है, और विमेन से वोटिंग राइट वापस ले लिए गए, ठीक है। विमेन वर रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ माइनर। विमेन को ऐसा माना जाता था कि उन्हें किसी के नीचे रहना पड़ेगा, अपने फादर के नीचे या फिर अपने हस्बैंड की डोमिनेंस को स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है। Throughout the 19th and early 20th century, women and non-propertied men organized opposition movements during
डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। पूरे 19th और 20th सेंचुरीज के दौरान विमेन और नॉन प्रॉपर्टीड मैन ने स्ट्रगल्स शुरू कर दिए सरकार के खिलाफ कि उनको भी वोटिंग राइट मिलने चाहिए, वो भी इस देश का हिस्सा हैं। इन द इकोनॉमिक स्फेयर, अगर इकोनॉमिकली देखा जाए लिबरल नेशनलिज्म का मीनिंग, अगर इकोनॉमिकली रीजनल नेशनलिज्म का मीनिंग देखा जाए, लिबरल नेशनलिज्म का मीनिंग देखा जाए, लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड एंड कैपिटल। लिबरलिज्म का मतलब वो मानते थे कि मार्केट्स को फ्री किया जाए, जो अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग पाबंदियां लगा रखी हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, उनको अबोलिश किया जाए, ख़त्म किया जाए। गुड्स और कैपिटल, पैसे की मूवमेंट को भी फैसिलिटेट किया जाए, एक कंट्री में रहने वाला बंदा दूसरी कंट्री में इंडस्ट्री लगा पाए और सामान जो एक कंट्री में बनता हो उसको दूसरी कंट्री में बेचा जा सके, दूसरी जगह पे बेचा जा सके, इस चीज़ को फैसिलिटेट किया जाए। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ एमर्जिंग मिडिल क्लासेस। उस वक्त जो मिडिल क्लासेस पनप रही थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान, उनकी सबसे बड़ी डिमांड में थे ये एक थी ट्रेड बैरियर्स को हटाना। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि लोगों ने ट्रेड बैरियर्स हटाने की इतनी पुरजोर डिमांड क्यों रखी। उनको क्यों ऐसा लगा कि ट्रेड बैरियर्स को हटाना, व्यापार में आने वाली रुकावटों को हटाना देश की डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा लोगों को क्यों लगा। एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। जो जर्मन स्पीकिंग रीजन्स थे, उस वक्त जर्मनी तो बना नहीं था अभी तक, तो जर्मन स्पीकिंग जो प्रिंसिपैलिटीज़ थी फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी के दौरान, उनमें देखते हैं नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स had created out of countless small principalities a confederation of 39 states। उस वक्त जर्मनी जो था वो एक कन्फेडरेशन होता था 39 अलग अलग स्टेट्स का। ईच ऑफ दीज पोजेस्ड इट्स ओन करेंसी, हर स्टेट की अपनी एक करेंसी थी, 30 से भी ज़्यादा करेंसी होती थी उस वक्त सिर्फ जर्मनी वाले इलाके में। वेट्स और मेजर का सिस्टम्स भी अलग अलग होता था। एक ही यूनिट एक ही है, जैसे ईल एक यूनिट होती थी उन दिनों, ईल का नाम तो एक ही है ना, उसको प्रोनाउंसिएशन सेम है, नाम एक ही है, स्पेलिंग एक ही है, लेकिन उसकी मेजरमेंट अलग अलग है। ठीक है। अ मर्चेंट ट्रैवलिंग in 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग टू सेल हिज गुड्स would have had to pass 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% at each one of them। 1833 में अगर कोई ट्रेडर अपने सामान को हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग लेके जाना चाहता है, जो दोनों ही उस वक्त जर्मन स्पीकिंग कन्फेडरेशन थी, तो उसको 11 कस्टम बैरियर्स को पार करना पड़ता था और हर कस्टम बैरियर पे लगभग 5% का टैक्स पे करना पड़ता था, कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, जिससे उसका सामान काफ़ी महंगा हो जाता था। ड्यूटीज़ वर ऑफन लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट्स एंड मेजरमेंट्स ऑफ द गुड्स। और जो टैक्स लगाने का सिस्टम था, ड्यूटी लगाने का सिस्टम था, वो भी हर कन्फेडरेशन का अपना अलग अलग था। पहले वो लाए गए सामान को अपनी यूनिट्स में अपने खुद के वेट्स और मेजर्स के सिस्टम में तोलते थे, फिर उसके ऊपर टैक्स लगाते थे। एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, दिस इन्वॉल्व्ड टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। तो ट्रेडर को कस्टम ड्यूटी तो ज़्यादा पे करनी ही पड़ती थी, इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था। द मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ की बात करें, मेजरमेंट क्लॉथ के लिए उन दिनों एक यूनिट होती थी ईल यूनिट तो एक ही थी, लेकिन इसका मीनिंग अलग अलग था। जैसे कि फ्रैंकफर्ट में ईल का मतलब था 54.7 मीटर क्लॉथ, मेन्स में मतलब था 55.1 मीटर क्लॉथ, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर क्लॉथ, ठीक है, और फ्रीबर्ग में मतलब था 53.5 सेंटीमीटर क्लॉथ। तो यूनिट का नाम बेशक सेम था, लेकिन उसकी मेजरमेंट अलग अलग थी। तो इस तरह की जो कंडीशंस थी वो ऑब्स्टेकल्स यानी रुकावट समझी जाती थी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए। जो न्यूली एमर्ज्ड कमर्शियल क्लासेस थी, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती थी, फैक्ट्रीज के यूपर डिपेंड करती थी, ठीक है, वो सारी क्लासेस इन ट्रेड बैरियर्स को हटवाना चाहती थी। ठीक है, वो चाहती थी कि एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनाई जाए जिसमें गुड्स, पीपल और कैपिटल की मूवमेंट में किसी तरह की हिंड्रेंस ना हो, अनहिंडर्ड मूवमेंट हो, कोई रुकावट ना हो। सामान एक इलाके से दूसरे इलाके में बेचने के लिए, लोगों को एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए, और एक इलाके के आदमियों को दूसरे इलाकों में पैसा इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, एक इस तरह का सिस्टम बनाया जाए। 1834 में एक कस्टम्स यूनियन बनाई गई जिसका नाम था ज़ोल्वरीन। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। 1834 में कस्टम्स यूनियन बनाई गई ज़ोल्वरीन, ठीक है, जिसको पर्शिया ने बनाया था शुरू में।
ज़्यादातर जर्मन स्टेट्स ने इसको जो है ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, कस्टम इस ज़ोल्वरिन का जो पार्ट थे, इस कस्टम यूनियन ज़ोल्वरिन का जो एरियाज पार्ट थे, उन एरियाज में टैरिफ बैरियर्स को ख़त्म कर दिया गया। जो करेंसीज थी जो पहले 30 से ऊपर हुआ करती थी, 2 करेंसीज बना दी गई। ज़ोल्वरिन ट्रेड यूनियन को, कस्टम्स यूनियन को जिसने माना था, उन इलाकों में करेंसीज को रिड्यूस करके 30 से 2 कर दिया गया। रेलवे नेटवर्क को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, नेशनल यूनिफिकेशन को बढ़ावा मिला। इकोनॉमिक लिबरलिज्म की एक लहर पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में फैलने लगी, जिससे लोगों में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स भी बढ़ने लगी, देशभक्ति की भावना भी बढ़ने लगी। ठीक है, आगे आता है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 में बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था यूरोपियन हिस्ट्री में, वो था फॉल ऑफ नेपोलियन। बैटल ऑफ वाटरलू में बहुत सारी कई ग्रुप्स ने मिलके नेपोलियन को हरा दिया था। नेपोलियन एक बहुत बड़ी पावर बन गया था 1815 के आसपास यूरोप में। ठीक है, तो उसके बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिए उसके दुश्मन देशों ने मिलके एक आर्मी तैयार की। बैटल ऑफ वाटरलू में काफ़ी ज़बरदस्त लड़ाई हुई और उसमें नेपोलियन हार गया। तो नेपोलियन के हारने के बाद जो कुछ हुआ, उसने यूरोपियन की हिस्ट्री को एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इन्फ्लुएंस किया। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, जब 1815 में नेपोलियन हारा, तो जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स उस वक्त जीती उस लड़ाई को, उनमें स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म थी। अब कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कंजर्वेटिज्म का मतलब है कि जो पुराना तरीका था सरकार चलाने का यूरोप में, पुराने तरीके का मतलब जब किंग्स होते थे, ऑटोक्रेसीज होती थी, लोगों को वोट का अधिकार नहीं होता था, ये लोग, ये यूरोपियन गवर्नमेंट जो कि जीती थी, ये उस पुराने सोशल ऑर्डर को ज़्यादा बेहतर माना करती थी। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। एक तरफ है लिबरल्स और दूसरी तरफ है कंजर्वेटिव्स। लिबरल्स जहाँ चेंज ऑफ सिस्टम को गवर्न करते हैं, वो सिस्टम को चेंज करवाना चाहते हैं, वहीं कंजर्वेटिव्स ये मानते हैं कि हमें हमारे पुराने कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़ और पुराने इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए और जिस तरीके से सरकार पहले चल रही थी उसी तरीके से चलनी चाहिए। कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड दैट एस्टेब्लिश्ड traditional institutions of state and society like the monarchy, church, social hierarchies, property and the family should be preserved। वही जो मैंने आपको समझाया वही बताया गया है इसमें। Most conservatives however did not propose a return to the society of pre-revolutionary days। लेकिन बहुत सारे conservatives ऐसे भी थे जो इस बात के हिमायती नहीं थे कि हमें पुराने सोशल ऑर्डर पे वापस जाना चाहिए, रेवोल्यूशन से पहले वाले दिनों में वापस जाना चाहिए। वो ये मानते थे कि जो ये सिस्टम आया है डेमोक्रेसी का, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का, ये सही है कुछ हद तक। तो कंजर्वेटिव्स में भी ग्रुप्स बने हुए थे। कुछ कंजर्वेटिव्स चाहते थे कि पुराने सोशल ऑर्डर को वापस लाया जाए, कुछ कंजर्वेटिव्स चाहते थे कि जो नया सोशल ऑर्डर क्रिएट हुआ है उसमें ज़्यादा चेंजेस ना किया जाए। रादर दे रियलाइज्ड फ्रॉम द चेंजेस ऑफ इनिशिएटेड बाय नेपोलियन that modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy। उनका मानना था कि नेपोलियन ने जो चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं, जो मॉडर्नाइजेशन नेपोलियन लेके आया है, इससे मोनार्की और ज़्यादा मजबूत होगी, ऐसा वो मानते थे। यानी कह सकते हैं कि ज़्यादातर कंजर्वेटिव्स मोनार्की के हिमायती थे, राजशाही के साथ थे, किंगशिप को वापस लाना चाहते थे। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। वो मानते थे कि नेपोलियन जो चेंजेस लेके आया है उससे राजाओं को अपना राज चलाने में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। A modern army, an efficient bureaucracy, dynamic economy, abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe। कंजर्वेटिव्स, कुछ कंजर्वेटिव्स ये मानते थे कि नेपोलियन ने जो मॉडर्न आर्मी सिस्टम क्रिएट किया है, जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम शुरू किया है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का मतलब होता है ऑफिसर्स का सिस्टम, हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, जैसे IAS वगैरह को ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। तो जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम उसने शुरू किया है, इकोनॉमी में जो इकोनॉमिकली जो वो चेंजेस लेके आया है, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को हटाना, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को हटाना, ठीक है, फ्यूडलिज्म को जो उसने ख़त्म किया है, सर्फडम को जो उसने ख़त्म किया है, यानी जो किसान लैंडलेस लेबरर की तरह सालों साल उस ज़मीन के ऊपर अरिस्टोक्रेट के अंडर रह के खेती किया करते थे,
ठीक है, उन सब सिस्टम्स को उसने ख़त्म किया था। ये सारे सिस्टम्स बेहतर हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कंजर्वेटिव्स ये मानते थे कि नेपोलियन के इंट्रोड्यूस किए गए ज़्यादातर चेंजेस को हमें बरकरार रखना चाहिए, ठीक है, लेकिन राजशाही वापस आनी चाहिए। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया who had collectively defeated Napoleon met at Vienna to draw up a settlement for Europe। अब जिन यूरोपियन पावर्स ने हराया था नेपोलियन को, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया, ठीक है, ये सब वियना में एक मीटिंग करती हैं कि यूरोप में के लिए क्या भविष्य रहेगा, ये डिसाइड करने के लिए। इस वियना कांग्रेस का जो हेड था, होस्ट था, वो था ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटर्निक, ठीक है। मेटर्निक उसका नाम था, क्लेमेंस वॉन मेटर्निक उसका नाम था, और ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक था वो, यानी ड्यूक मतलब इन्फ्लुएंशियल लोगों के नाम के आगे लगता है ड्यूक। द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना इन 1815, ठीक है। तो जो लोग वहाँ पे, जिन लोगों की वहाँ पे मीटिंग हुई थी, उन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना बनाया 1815 में, with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars। ट्रीटी ऑफ वियना का मेन मोटिव था नेपोलियन ने जो जो चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, उन सबको अंडू करना, उन सबको ख़त्म करना। द बोर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज रिस्टोर्ड टू पावर। बोर्बन डायनेस्टी जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हटा दिया गया था, उसको वापस राजा बना दिया गया, उस डायनेस्टी के मेंबर को। फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। फ्रांस से वो सारे इलाके वापस छीन लिए गए जो कि नेपोलियन ने दूसरे कंट्रीज को हरा हरा के फ्रांस में मिला दिए थे। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। और फ्रांस की बाउंड्रीज के आसपास छोटे छोटे स्टेट्स क्रिएट कर दिए गए ताकि फ्यूचर में फ्रांस कभी इस तरह का अटैक प्लान ना कर पाए, ठीक है। दस द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स, उसके बाद जो किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स थी, ठीक है, जिसमें बेल्जियम आता था, किंगडम ऑफ नीदरलैंड सेटअप की गई नॉर्थ में, ठीक है। जेनोवा को पिडमोंट में ऐड कर दिया गया साउथ में। पर्शिया को नई टेरिटरीज मिली वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे, यानी पर्शिया को वेस्टर्न यूरोप की कुछ टेरिटरीज मिल गई, पर्शिया का काफ़ी फ़ायदा हुआ। ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया गया, इटली का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में आ गया, ऑस्ट्रिया का भी फ़ायदा हुआ। लेकिन जो जर्मन कन्फेडरेशन बनाई गई थी 39 स्टेट्स की, जो कि नेपोलियन ने बनाई थी, उसको लेके कोई डिसीजन नहीं लिया गया। ईस्ट में रशिया को पोलैंड का एक पार्ट दे दिया गया, पर्शिया को सैक्सोनी का एक पार्ट दे दिया गया। द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। जो मेन काम था वियना कांग्रेस का 1815 में, वो मेन काम था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले और उसके बाद रेवोल्यूशनरी वॉर्स के दौरान जिन जिन किंग्स को गद्दियों से हटाया गया था, उन सबको वापस गद्दी पे बिठाया जाए और यूरोप में वापस ऑटोक्रेटिक रूल को वापस लाया जाए। कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक, ज़्यादातर जगहों को ऑटोक्रेटिक बनाया गया। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। जो नए नए राजा बने थे, जो नया पॉलिटिकल ऑर्डर उन दिनों कंट्रीज़ में आया था, वो लोगों के क्रिटिसिज्म को जो है सहन नहीं करता था, यानी लोग अपने सरकार की आलोचना, बुराई नहीं कर सकते थे। एंड सोट टू कर्ब एक्टिविटीज़ दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। और अगर कुछ सोशल ग्रुप्स ने राजाओं के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की तो उनको नई बनाई हुई सरकार ने दबा दिया। Most of them imposed censorship laws to control what was said in newspapers, books, plays and songs and reflected the ideas of liberty and freedom। लिबर्टी और फ्रीडम के आइडिया को पब्लिक करने वाले, बढ़ाने वाले न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेज और सॉन्ग्स के ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई। सेंसरशिप का मतलब होता है कंट्रोल लगा दिया गया। न्यूज़पेपर्स में जो कुछ भी छपेगा वो सरकार के कंट्रोल में होगा, जो गाने बनेंगे वो सरकार के कंट्रोल में होंगे। जैसे यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है जहाँ पे बहुत सारे थिंकर्स बैठे हैं लेकिन उनके मुंह पे मजल्स बंधे हुए हैं, इसका मतलब वो कुछ बोल नहीं सकते हैं। द क्लब ऑफ थिंकर्स एनोनिमस कैरिकेचर डेटिंग टू 1820 के आसपास ये कैरिकेचर बनाया गया था। इसको बनाने वाले का नाम तो हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसका इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, साइड में जो 2 इंस्क्रिप्शंस यहाँ पे लगी हुई हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज मीटिंग, हाउ लॉन्ग विल थिंकिंग बी अलाउड टू अस। आज की मीटिंग का यहाँ पे जो लोग मीटिंग कर रहे हैं
इस मीटिंग का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल थिंकिंग बी अलाउड टू अस, हमें कब तक सोचने की आज़ादी दी जाएगी। तो ये क्या कहना चाहते हैं, एक तरीके से ना ये सैटारिकल क्रिएशन है एक तरीके का, सरकार के ऊपर ताना मारने की कोशिश की है क्रिएटर ने एक तरीके से यहाँ पे, कि आप लोगों ने हमसे बोलने की आज़ादी तो छीन ली, बोलने की आज़ादी, सरकार की बुराई करने की आज़ादी तो छीन ली, सोचने की आज़ादी कब तक रहेगी हमें, वो भी छीन लो हमसे, जो हमें सोचने की शक्ति मिली हुई है वो भी हमें हमसे वापस ले लो। जो बोर्ड है साइड में जिसमें मीटिंग के रूल्स लिखे हुए हैं, उसमें पहला रूल क्या बताता है, साइलेंस इज़ द फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ द लर्नड सोसाइटी, कि जो लर्नड लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आज की सोसाइटी है, उनका सबसे ज़रूरी काम होना चाहिए साइलेंस, चुप रहना, सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना। To avoid the eventuality whereby a member of this club may succumb to the temptation of speech, muzzles will be distributed to members upon entering. अब सेकंड पॉइंट में ये क्या कह रहा है कि इस क्लब के कुछ मेंबर्स को शायद बोलने की इच्छा हो, अपने विचार प्रकट करने की इच्छा हो, तो इस चीज़ से उन्हें बचाने के लिए मीटिंग की स्टार्टिंग में उनको मजल्स दिए जाएंगे, जो इन्होंने मुंह पे पहन रखे हैं ना, ये मजल्स हैं जिनसे इनका मुंह बंद रहेगा और ये बोल नहीं पाएंगे। ठीक है। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉनदलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन की यादें आज अभी भी लोगों के मन में थी, और बहुत से लिबरल्स जो हैं वो अंडरग्राउंड होकर सरकार की नज़रों में बिना आए अपना काम कर रहे थे। वन ऑफ द मेजर इश्यूज टेकन बाय लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज्ड द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर फॉर फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जो लिबरल नेशनलिस्ट्स उन दिनों प्रेवलेंट थे सोसाइटी में, सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने सरकार के सामने रखी, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के सामने रखी थी, वो थी फ्रीडम ऑफ द प्रेस, कि आप प्रेस की फ्रीडम को क्यों छीन रहे हो, न्यूज़पेपर्स की, प्रिंट मीडिया की फ्रीडम को क्यों छीन रहे हो। अगला अपना सबसेक्शन है द रेवोल्यूशनरीज। 1815 के बाद के जो साल थे, द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड, बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि उनको पता था कि अपनी सोच को वो बदल नहीं सकते और सरकार उनको ऐसा करने नहीं देगी, तो सरकार को बचने के लिए वो अंडरग्राउंड हो गए। अंडरग्राउंड होने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो ज़मीन के नीचे रहने लगी, अंडरग्राउंड होने का मतलब है वो सरकार की नज़रों से छिपके रहने लगी। सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़, सीक्रेट सोसाइटीज़ बनने लगी जर्मनी, यूरोपियन स्टेट्स के अलग अलग हिस्सों में, ठीक है, जहाँ लाइक माइंडेड पीपल, रेवोल्यूशनरी माइंड्स वाले पीपल, लिबरल माइंडेड पीपल एक दूसरे से मिलने लगे, अपनी आइडियाज़ शेयर करने लगे और सरकार के खिलाफ बातें करने लगी। टू बी रेवोल्यूशनरी एट दैट टाइम मेंट अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स दैट हैड बीन एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस। उस वक्त इस तरह की किसी सीक्रेट सोसाइटी के पार्ट होने का मतलब था कि आप वियना कांग्रेस के बाद बनाए गए सोशल ऑर्डर, पॉलिटिकल ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हो, आप मोनार्की को चैलेंज कर रहे हो। एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, आप अपने देश की लिबर्टी के लिए और फ्रीडम के लिए लड़ रहे हो। मोस्ट ऑफ दीज रेवोल्यूशनरीज ऑल्सो सो द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एट नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ज़्यादातर जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो लिबरल्स थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे, वो मानते थे कि नेशन स्टेट्स को क्रिएट करना सबसे पहली ज़रूरत है अगर हम मोनार्की को ओवरथ्रो करके डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो ऐसा वो मानते थे। एक इंपॉर्टेंट इटालियन रेवोल्यूशनरी था गुसेपे मजीनी, इंपॉर्टेंट है, मजीनी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, जिनका जन्म जिनोवा में 1807 में हुआ था। ठीक है, कार्बोनारी में वो एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने। जब वो 24 साल के थे तो 1831 में उनको देश से बाहर निकाल दिया गया, एग्जाइल दे दिया गया, देश से बाहर निकालने का फरमान सुना दिया गया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने लिगुरिया में एक रेवोल्यूशन प्लान की थी सरकार के खिलाफ। ठीक है, तो इस रेवोल्यूशन को प्लान करने की सज़ा के तौर पे उनको 24 साल की उम्र में देश निकाला दे दिया गया। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज़, लेकिन वो माने नहीं। ठीक है, सरकार की नज़रों से दूर रह के उन्होंने 2 और सीक्रेट सोसाइटीज़ बना ली। पहली सोसाइटी उन्होंने बनाई यंग इटली मार्सेल्स में और यंग यूरोप बर्न में। ठीक है, इन दोनों सोसाइटी के जो मेंबर्स थे वो लाइक माइंडेड पीपल थे, पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट्स की। मजीनी का मानना था कि गॉड ने जानबूझ के नेशंस की व्यवस्था बनाई है, नेशंस का सिस्टम बनाया है, और वो चाहता है कि जो इंसानियत है, जो इंसान है, वो नेशंस में बंट के रहें पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स, इसलिए वो चाहते थे कि जो मॉडर्न डे इटली है वो इस तरीके से ना रह के एक कंप्लीट नेशन की तरह बने। इट हैड टू बी फोर्स्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस। वो ये चाहते थे
कि इटली जो है वो एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक कंट्री बने, ठीक है, और जो बाकी यूरोपियन नेशंस के साथ फ्रेंडशिप बनाते हुए रहे। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। इस यूनिफिकेशन से ही इटली को लिबर्टी दी जा सकती है, फ्रीडम दी जा सकती है। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। उसके इसी मॉडल को मानते हुए, मजीनी के इसी मॉडल को मानते हुए सीक्रेट सोसाइटीज़ बनी जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में और पोलैंड में। Mazzini's relentless opposition to the monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatives. मजीनी का जो ना रुकने वाला विरोध था सरकार के खिलाफ, मोनार्की के खिलाफ, और जो डेमोक्रेसी को लेके उसका विजन था, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन को लेके उसके आइडियाज़ थे, उससे कंजर्वेटिव्स काफ़ी डरते थे, मोनार्क्स काफ़ी डरते थे उससे। ड्यूक मैटर्निक, जिसने हेड किया था वियना कांग्रेस को, उसने मजीनी के बारे में कहा था दैट ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, कि यूरोप में जो इस वक्त सोशल ऑर्डर चल रहा है उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो गुसिपे मजीनी है। मजीनी को डिस्क्राइब करते हुए ऐसा कहा था ड्यूक मैटर्निक ने। यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है साइड में, गुसिपे मजीनी एंड द फाउंडिंग यंग यूरोप इन बर्न 1833। यहाँ पे गुसिपे मजीनी दिखाए गए हैं इस पिक्चर में, और यंग यूरोप जो सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी बर्न में 1833 में, उसको बनाते हुए यहाँ पे दिखाया गया है। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में इतना ही। आगे हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 में। इस लेसन को हम 4 पार्ट्स में कंटिन्यू करेंगे। बाकी तीनों पार्ट्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपकी क्लास के लिए काफ़ी यूज़फुल कंटेंट हमने हमारे चैनल पे अवेलेबल करवाया हुआ है, तो एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट लिंक्स को ज़रूर से ज़रूर चेक करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दें ब्रिज बेल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को। नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आपके डिवाइस तक पहुँच जाए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको इस वीडियो से लाइक मिली, वैल्यू मिली। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलें, ठीक है। तो एक बार वीडियो डिस्क्रिप्शन को जाने से पहले ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, कीप लविंग, कीप सपोर्ट।